कि अरे यार फलानवा कर सकता है तो हम काहे नहीं कर सकते हैं। यह एग्ज़ाम कठिन है, इतना आसान भी नहीं है। गांव में मड़ई में घर में जन्म हुआ, संघर्ष रहा, सरकारी विद्यालय से प्राइमरी विद्यालय से पढ़ाई हुई, तो कई टेस्ट सीरीज फर्जी वास्तव में बन रही है, तो बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ रत्नेश यादव सर हैं, जिनका यूपीपीसीएस 2023 की परीक्षा में टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर में 8 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में सर से जर्नी के बारे में इनके जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसी की, क्या माध्यम रहा, कौन सा अटेम्प्ट था, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत धन्यवाद विभांशु भाई, आपको भी, और आपके जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सबको हमारा हृदय से बहुत धन्यवाद और बहुत आभार, सभी को बहुत प्रणाम। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका इस यूपीपीसीएस की तैयारी की शुरुआत कैसी हुई, कैसी स्टार्टिंग रही आपकी? शुरुआत विभांशु भाई, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद मैं पढ़ाता था और कोविड-19 का पीरियड था और कोविड-19 के सेकेंड वेव से 2021 के दौरान, जब सेकेंड वेव लगभग समाप्त हुई, उसके बाद से फिर तैयारी शुरू हुई सेकेंड वेव की समाप्ति के बाद। इसके लिए मोटिवेशन की बात करें, जैसे कि कोई भी तैयारी स्टार्ट करता है तो क्या चीज़ें मतलब आपको देखने को मिली थी, किस वजह से मतलब आप इस फील्ड में आए कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है? हमारे पिताजी से, चूँकि हमारा बड़ा आत्मिक लगाव रहा है, पिताजी हमारे पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और वो हेड कांस्टेबल के पद पे हैं। तो बचपन से उनके साथ जब भी मौका मिलता था तो उनके साथ बैठते थे, तो उनसे बैठते थे तो उनसे बात होती थी, तो कम से कम प्रशासन के बारे में या पुलिस विभाग के बारे में पता था। इसके अलावा जब मैं अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई या अपने स्कूलिंग में था तो तमाम प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। मैं सरकारी विद्यालय से पढ़ाई करता था, तो सरकारी विद्यालय में वो बहुत अच्छा हमारे जनपद का विद्यालय था, तो तमाम प्रतियोगिताएं होती रहती थी। उन प्रतियोगिताओं में कई बार हम लोग को ईश्वर की कृपा से सम्मानित होने का अवसर मिला और सम्मानित करने के लिए अधिकारियों को बुलाया जाता था। तो उसमें हमारे ज़िले के डीएम, एसपी और बाकी अधिकारी आते थे। तो एक जो शुरू से था कि ये पता था कि बचपन से माहौल देखा कि हाँ, अधिकारी का काम क्या होता है, तो इन चीज़ों की वजह से शुरुआत से इसके बारे में पता था। और परिवार के भी कुछ लोग थे, मेरे मामा जी हैं, तो उनका भी था कि वो बताते थे अधिकारियों के बारे में, उनकी जीवन शैली, कार्यशैली। और ख़ुद जब पढ़ाई करने लगे विश्वविद्यालय में, ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो उस समय से एक मिला माहौल कि हाँ, क्या होते हैं अधिकारी, उनका कर्तव्य क्या होता है। और जब खुद के अंदर उनमें से कुछ क्वालिटीज़ पाई तो फिर लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो आपका गृह जनपद कौन सा पड़ता है? मेरा गृह जनपद संत कबीर नगर है। यूपीपीसीएस के लिए आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और माध्यम क्या रहा आपका? सेकेंड अटेम्प्ट था, पहला मेंस था और पहला ही इंटरव्यू था, और मेरा हिंदी माध्यम रहा है पूरी तैयारी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे जब शुरुआत में आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो मतलब खुद से तैयारी करते थे या मतलब कहीं कोचिंग का गाइडेंस वगैरह लिया था, किसी का सहारा लिया था आपने? नहीं, आज तक कहीं कोचिंग के माध्यम से किसी का सहारा नहीं लिया गया है। और गाइडेंस की जहाँ तक बात है, हम लोग अपने ही ग्रुप बनाए दोस्तों से मिलके, और जो दोस्त हैं बाकी हमारे साथ से भी टीचर्स हैं, तो उनके साथ मिलके हम लोग का एक ग्रुप था अपना 3-4 लोगों का, और हम लोग की स्ट्रेटजी प्लान किए कि कैसे किया जा सकता है यूपीपीसीएस में, क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। और उसके लिए एक सहायक हुआ इस तरह की जो वीडियो, इसके लिए आप लोग का बड़ा धन्यवाद कि आप लोग लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं। हम लोग से जो सीनियर लोग हैं जो इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए, तो उनसे जो चीज़ें वो बताएं और उस चीज़ से फिर अपने लिए जो सूटेबल हो सकती थी वह स्ट्रेटजी हम लोगों ने डिज़ाइन किया। और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बिना स्ट्रेटजी के नहीं होगा, तो वो स्ट्रेटजी हम लोग बनाए और किताबों के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी किया। जब शुरुआती दौर में मतलब कोई तैयारी के बारे में सोचता है तो देखता है, जब प्रीलिम्स का फॉर्म पड़ता है तो कहीं न्यूज़पेपर में देखता है या कहीं भी देखता है कि लगभग 5 से 7 लाख फॉर्म प्री के लिए पड़े हैं। उसके बाद मेंस में बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं और उनके जहन में ये भी चीज़ें रहती हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि बहुत मतलब अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मतलब हमसे बहुत ज़्यादा स्तर उनका ऊंचा है पढ़ने का। तो उनका होगा कि अभी हमें कुछ नहीं पता है, मतलब ABCD भी इसके बारे में नहीं पता यूपीपीएससी की, तो हम इसमें मतलब कैसे तैयारी स्टार्ट करें? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। हमारा जन्म गांव में हुआ है और हम लोग तो यह बताएं विभांशु भाई कि 12वीं तक ये जानते ही नहीं थे कि SSC क्या होता है। तो यूपीपीसीएस वगैरह हाँ, अधिकारी जानते थे, हाँ, कि कैसे बनते हैं हाँ, यह नहीं पता था। और गांव में मड़ई में घर में जन्म हुआ, संघर्ष रहा, सरकारी विद्यालय से प्राइमरी विद्यालय से पढ़ाई हुई, उसके बाद सरकारी विद्यालय से पढ़ाई हुई, और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सरकारी विश्वविद्यालय है, यहाँ से पूरा ग्रेजुएशन हुआ। तो लेकिन कभी ये नहीं लगा कि कमतर किसी से है। कोई बीटेक करके आ रहा है, कोई MBBS करके आ रहा है और वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है,
खुद को आप कमज़ोर ना समझें, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत। अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखें। और यार अगर हम कर सकते हैं, वहाँ से आगे कर सकते हैं, तो कोई बच्चा कर सकता है। कोई गांव देहात कहीं का बच्चा हो, यूपी के किसी कोने में बैठा हो, यूपी छोड़िए भारत के किसी कोने में बैठा हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस में तो सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। तो कहीं बैठे हों आप वहाँ से सही स्ट्रेटजी के साथ, सही गाइडेंस के साथ, स्ट्रेटजी सही रखते हैं, किताबों से पढ़ के, किसी और माध्यम से तैयारी करके, वीडियोज के माध्यम से आप बिल्कुल सिलेक्ट हो सकते हैं। डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शुरुआती दौर में आपने पूरा मेंस की कंबाइंड स्टडी करते थे, या फिर शुरुआत में आपने सोचा पहले प्रीलिम्स निकल जाए उसके बाद फिर मेंस की तरफ चलेंगे? नहीं विभांशु भाई, दोनों की तैयारी शुरुआती दौर में साथ करनी पड़ती है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हम लोगों ने साथ शुरू की थी। उसके बाद फिर मेंस के कुछ टॉपिक्स को छोड़ा जाता है। जैसे अब GS1 में एक टॉपिक आता है मेंस में, इंडियन सोसाइटी, उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो प्रीलिम्स में नहीं ज़रूरी है। GS2 में ऐसे एक टॉपिक्स है, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, या इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन, वो आपके GS1 में काम की चीज़ नहीं है, मतलब वो प्रीलिम्स के काम की चीज़ नहीं है। तो उसको छोड़ा जाता है कि बाद में करेंगे, मेंस में कर लेंगे। हाँ, लेकिन इथिक्स का जैसे हो गया, तो इथिक्स वो पहले से थोड़ा तैयार रहे तो ज़्यादा बेहतर है। उसे प्रीलिम्स के बाद छोड़ना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि बड़ा पेपर है, एक पेपर है पूरा। और बाकी चीज़ें शुरुआत से तैयारी साथ चलती है, प्रीलिम्स और मेंस की। यानी कि वो चीज़ें मतलब पहले नोट डाउन कर लें, जो चीज़ें मतलब दोनों में कॉमन वो पढ़ लें पहले से। मोस्टली सिलेबस 80% से ज़्यादा का सिलेबस दोनों में कॉमन है, और उस चीज़ को साथ साथ पढ़ते रहे। और शुरुआत में आपको लगेगा कि यार अब ये हम क्या कर रहे हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, पता नहीं एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, इतने अच्छे बच्चे प्रीलिम्स देते हैं, ये होगा। ऐसा कुछ है नहीं, बहुत एकदम र्यूमर है, बहुत ऐसा हुआ है। एकदम आप लगे रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और दृढ़ता से लगे रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप रोल नंबर में नाम आ जाएगा और आपका सारा डर शंका खत्म हो जाएगा। समाज आपको नालायक समझेगा और उस नालायक में से ना निकल जाएगा और उसी एक मोमेंट में आप लायक हो जाएंगे। जैसे अभी 8:32 पे रिजल्ट आया 23 तारीख को, तो हम लोग भी वही हो गए, ना हट गया हम लोग के साइड से। अब हम लोग के पास फ़ोन आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो लायक हो गए। तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, कोई अच्छा, स्पेशली अगर प्री की रणनीति की बात करें, जैसे कि मान लीजिए मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली प्री ओरिएंटेड कितना टाइम पहले हो जाना चाहिए और उसकी क्या मतलब रणनीति आपने फॉलो की थी, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? हाँ विभांशु भाई, बहुत ज़रूरी है, चूँकि यह परीक्षा हर स्तर पर चुनौती है, प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में, तीनों स्तर पे। लेकिन जो मैं ज़्यादातर छात्रों की समस्याएं देख रहा हूँ, प्री के स्तर पे देख रहा हूँ। चुनौती इसलिए बनी हुई है चूँकि अब 5 लाख बच्चे फार्म डाल रहे हैं, उसमें 3.5 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, उसमें 4,000 बच्चों का इस साल प्रीलिम्स हुआ है। तो यह जो 3,46,000 बच्चे फेल हो रहे हैं या प्री में फेल हो रहे हैं, तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि प्री के स्तर पे बड़ी चुनौती है। उसको एक सही स्ट्रेटजी के माध्यम से ही चुनौती दूर की जा सकती है। प्री पास करके आ जाएंगे तो मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी ठीक ठाक स्तर तक तैयारी, अगर आप मेहनती हैं और थोड़ी स्ट्रेटजी अगर ठीक है, तो उस दौरान भी आप काफ़ी चीज़ें पहले से कवर रहती है, प्रीलिम्स वाला सिलेबस कवर रहेगा, तो उस दौरान भी काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन सबसे मुख्य फोकस और ज़्यादातर आपको फोकस प्रीलिम्स वाले पे भी देना होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो करंट अफेयर्स होता है, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, अब करंट अफेयर 30 क्वेश्चन लगभग पूछा था, 30-32 क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर के लिए एक तो देखिए भाई, करंट अफेयर और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। और उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है कि अंग्रेजी वाला आप पढ़ेंगे कि हिंदी वाला पढ़ेंगे। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हों, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू में, तो उसमें आप पढ़िए। न्यूज़पेपर से आपका एक माइंडसेट डेवलपमेंट होता है, वह ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप 3 घंटा द हिंदू पढ़िए, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं तो आप जनसत्ता पढ़िए, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जो भी पेपर, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। और मंथली मैगजीन अगर कवर करें तो मंथली कवर करें, नहीं तो ईयरली मैगजीन या हाफ ईयरली मैगजीन से भी काम चलाएं। आपने मतलब कौन सी या फिर हाफ ईयरली कौन सी फॉलो की थी? मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही था, और साथ साथ ईयरली मैगजीन में घटनासार, जो मेरा अभी तक एनालिसिस है, तो मैं हर एक चीज़ पहले वैसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता था विभांशु भाई, तो उसके पीछे मैं एनालिसिस किया जितनी मैगजीन्स आती हैं। अब चूँकि सबका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन फिर सबका एनालिसिस किया, कम से कम 8-10 मैगजीन का। और एनालिसिस करने के बाद जो हमें बात समझ में आई कि एक घटनासार की मैगजीन हमें ठीक लगी और एक ई दृष्टि नवत्र की ठीक लगी। और इसके बावजूद मैं बता दूं कि उस 30 क्वेश्चन में से आप चाहे जितना हाथ पांव मार लेंगे, 20-22 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं होना है, लेकिन वो 20-22 क्वेश्चन सही हो जाए, इसके लिए आप ठीक सोर्सेज फॉलो करें, तो वो मैगजीन पढ़ी जाए। सीसेट की बात करें तो सीसेट के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं?
सीसेट के लिए सबसे आसान तरीका है, चूँकि यह पता नहीं, जैसे अब किसी का मैथ भी ठीक है फिर भी सीसेट में रुक जा रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छी जो मेरे दिमाग में स्ट्रेटजी आती है कि पिछले 5 साल का सीसेट का पेपर उठा लीजिए। यूपीएससी दे रहे हो या यूपीएससी में तो बड़ा बवाल चल रहा है अभी सीसेट को लेके, तो किसी भी के एग्ज़ाम का, तो पिछले 5 साल का पेपर उठाइए, पिछले 5 साल के पेपर को लगाइए, 2-2 घंटा बैठिए और ऐसे लगाइए कि आप एग्ज़ाम में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, और आप देखिए अगर उसमें आपका 45 से 50 क्वेश्चन हो जा रहा है तो आपको सीसेट के लिए फिर से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में 33 ही करना रहता है। लेकिन आप 30 के आसपास आ रहे हैं या 33-35 पे आपका हो रहा है, तो थोड़ा सा सीसेट में जो चीज़ें आती हैं जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, संडे को थोड़ा समय दे दें, 2 घंटा 3 घंटा हिंदी को, तो ये सब किया जा सकता है। अच्छा, पूरा ओवरऑल मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस के लिए सबसे पहले मतलब क्या रणनीति रहनी चाहिए, और उसके बाद आंसर राइटिंग की बात करेंगे, हाँ। कैसे उसको इम्प्रूव करना चाहिए। जी, मेंस के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जैसे प्रीलिम्स होता है उसके पहले से ही मेंस की तैयारी करनी रहती है। मेंस के लिए 2 चीज़ उठा लें, एकदम ऑनेस्टली, एकदम ये सटीक बात बता रहा हूँ, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। 2 चीज़ उठाएं, प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में टॉपिक दिया, एक एक टॉपिक, यह नहीं कि पूरा एक लाइन, एक एक टॉपिक जहाँ कामा लगा है वो, एक एक टॉपिक पे, और एक एक टॉपिक को एनालाइज करें, देखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर में उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा था। वह क्वेश्चन पेपर से आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपीपीसीएस पूछ कैसे रहा है, और एक एक टॉपिक जब पूछने का तरीका पता चल गया तो उसी जिस पूछने का जो तरीका है उसी बेस्ड एक एक टॉपिक पे अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अच्छा, वो शॉर्ट नोट्स अगर बना रहे, मान लीजिए एक टॉपिक उठाया तो एक टॉपिक पे मतलब कितना हमें कंटेंट उठाना चाहिए, मतलब हाँ, अगर कहीं से ले रहे हैं यह कंटेंट, बहुत एक ज़रूरी पेज की 2 पेज कितना बनाना। नहीं, हमेशा यह ध्यान रखें 300 वर्ड से ज़्यादा ना रहे, 300-400 वर्ड से ज़्यादा ना रहे, क्योंकि कई बार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हमें उसमें 300-400 वर्ड आ जाता है, तो 300-400 वर्ड कहने का मतलब वह आगे और पीछे दोनों मिला के 2 पेज रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कई कई टॉपिक्स 2.5 पेज 3 पेज भी हो जाता है, तो उसमें बहुत चिंता करने की बात नहीं, लेकिन 2 पेज कोशिश करें कि 2 पेज में ही आप उस चीज़ को निपटाने का प्रयास करें। दोनों पेज में मतलब क्या चीज़ ध्यान रखें कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मतलब हाँ। डाटा कोई रखें या फिर हाँ। क्या चीज़ें उसमें बिल्कुल, इंक्लूड करें। यह बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। एक तो उस टॉपिक की डिफिनीशन, प्रॉपर डिफिनीशन, क्योंकि इंट्रो आपको डिफिनीशन से शुरू करनी होती है, या फैक्ट, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई अगर फैक्ट है तो उस फैक्ट को ध्यान रखें, तो डिफिनीशन लिख लें, फैक्ट लिख लें। अब उस टॉपिक से रिलेटेड चुनौतियों के साथ साथ उस चुनौतियों का कैसे आप समाधान करेंगे, आपकी क्या ओपिनियन है यह, और आपकी ओपिनियन के बाद गवर्नमेंट ने आज तक उस चीज़ को, चुनौती को सॉल्व करने के लिए क्या किया है यह, और अंतिम में एक कंक्लूजन, यह इसी फॉर्मेट में आप पूरा नोट्स बनाएं। यही गलती हम लोग से हो, मतलब पिछले अटेम्प्ट में जो मेरा पहला प्रयास था, तो उस समय हमें यह गलती का एहसास हुआ कि जब मैं, उसमें भी मेरा अनुमान था कि प्रीलिम्स हो जाएगा, चूँकि यह मेरा दूसरा प्रयास था तो हो गया, तो बहुत असफलता नहीं देखनी पड़ी। लेकिन कई लोग जो गलती करते हैं वो मेंस का पूरा एकदम पढ़े जा रहे हैं, उनको वो नहीं पता है कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा। क्योंकि बुक सारे उठा लेते हैं, मतलब वही बार बार ना, बुक से नहीं, बुक से आपका पढ़ा, बुक से पढ़िए, लेकिन बुक का पढ़ा हुआ आपके पास एकदम कंटेंट उस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो इस फॉर्मेट में नोट्स बनाए जो मैंने बताया। अच्छा, पेपर वाइज स्ट्रेटजी की बात करें तो अलग अलग पेपर के लिए आपकी क्या रणनीति रही थी। अलग अलग पेपर के लिए जितने टॉपिक्स हैं सबका नोट्स अलग अलग पेपर में। अच्छा, पेपर में भी यह, चूँकि सिलेबस इसका बड़ा सिलेबस है, इतना छोटा सिलेबस नहीं है, टाइम लगता है, साल भर लग जाता है सिलेबस कंप्लीट करने और सब चीज़ों करने में। तो जैसे GS1 हो गया, उसमें हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, इसके अलावा आपका इंडियन सोसाइटी है। तो अब सभी जो भी टॉपिक्स हैं उसमें, जैसे अब आर्ट एंड कल्चर हो गया तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, देखिए वो छोटा, आर्ट एंड कल्चर में जितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लें, उसके हिसाब से अपने नोट्स बना लें। तो अलग अलग पेपर में GS वर्ल्ड में, जैसे GS वर्ल्ड बोला, यह आपका क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जितने टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स को उठाएं, उन टॉपिक्स को किताब से, किसी भी रिलेवेंट किताब से, जैसे अर्जुन देव की वर्ल्ड हिस्ट्री आती है तो वर्ल्ड हिस्ट्री अर्जुन देव से नोट्स बना सकते हैं, अर्जुन देव की NCERT से। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की और 11th क्लास की NCERT आती है, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको जो भी किताब आप पढ़ते हो, एक तो राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम आती है, वहाँ से बना सकते हैं, और भी ऑथेंटिक किताबें आती हैं, वहाँ से बना सकते हैं। तो हर एक जो पेपर है GS का, उसमें जितने टॉपिक्स हैं सबके लिए नोट्स बनानी है ऑथेंटिक किताब से, लेकिन नोट्स एक फॉर्मेट में बनानी है ताकि बहुत लेंदी ना हो।
तो ये कुछ ये मतलब आपका 1 से लेकर 4 तक का स्ट्रेटजी थी। बिल्कुल लेकिन अगर हम बात करें पेपर 5 और 6, क्योंकि इसके पहले आपका ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, जी। अब ये हट चुका है, तो पेपर 5 और 6 के लिए आपने क्या कंटेंट मतलब मार्केट से उठाया था या फिर खुद से अपने उसके भी आपने नोट्स बनाए थे? GS 5 और 6 जब इस बार नया जुड़ा तो चूँकि हम लोग को बहुत अनुभव तो इस एग्ज़ाम का था नहीं, तो हम अपने मित्र हैं हमारे धीरेन्द्र जी, उनसे बात किए। उनसे हम कहें यार इस बार GS 5 से जुड़ गया है और देख रहे हैं गड़बड़ा जाएगा मामला। तो कैसे, चूँकि GS 1 में 21 टॉपिक है टोटल और GS मतलब 5 में, और GS 6 में टोटल 23 टॉपिक है, तो दोनों मिला के 44 टॉपिक हो रहा था। और 44 टॉपिक पे नोट्स बनाना, कायदे का नोट्स बनाना, रिसर्च करना, एनालिसिस करना थोड़ा सा कठिन काम था और मार्केट में बहुत सोर्सेज भी नहीं थे उसको वो करने के। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया 5-6 बच्चों 8 बच्चों का, और उन ग्रुप में 2-2 3-3 टॉपिक जो जितना बनाने में कैपेबल था सबसे एकदम दोस्तों का ग्रुप बनाया और सबको 3-4 टॉपिक बांट दिया, 2-3 टॉपिक अपने पास रख लिया। और ऐसे पता चला कि वो 4400 टॉपिक चारों मतलब 5-6 लोगों में बट गए। और हाँ बस, अब एक आदमी को 4 टॉपिक बनाना रहता था और मिल जाता था उसको 4400 टॉपिक। तो 4400 टॉपिक का नोट्स बन गया और वो नोट्स आपस में फिर हम लोगों ने शेयर कर लिया और शेयर करने के बाद फिर उसको रिवाइज करके तैयार कर लिया, तो ये आसानी से हो गया मामला। अब जब तैयारी के फेज में होते हैं बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, डिमोटिवेशन वाला फेज कई बार आता है। मान लीजिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं या कुछ भी करें, नंबर उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना हम मतलब एक्सपेक्ट किए रहते हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ें से कैसे मतलब उभरा जाए आगे की, आगे अभी जर्नी आगे कंटिन्यू करनी है? देखिए पूरी तैयारी में आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा, सबके साथ ऐसा रहेगा। टेस्ट सीरीज में लगाएंगे पता चलेगा कि आपका, मैं अभी इसी साल प्रीलिम्स की बात है जिसमें एग्ज़ाम निकला है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक हमारे मित्र कहे सर टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए प्री वाले में, तो प्री वाले में हम सॉल्व किए और उसमें काट पीट के 71 क्वेश्चन बना। तो बाकी लोग डरते हैं, हम क्या टेस्ट सीरीज फर्जी है, ये फर्जी टेस्ट सीरीज बना दी है, सब मज़ेदार नहीं है। और एग्जाम में हमारा क्वेश्चन इतना था कि प्रीलिम्स क्वालिफाई इस बार 95 पे लगभग कट ऑफ बनी, तो एग्जाम में उतने क्वेश्चन हो रहे हैं। तो कई टेस्ट सीरीज फर्जी वास्तव में बन रही है, तो बहुत तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम आपको स्ट्रेट अपनी तैयारी रखना है, माइंड स्ट्रेट रखना और एकदम इस फोकस के साथ कि इसी बार हमारा चयन होना है और हमारे लिए एक सीट रिजर्व है UPPCS में, ये आप सोच के जाइए। और टेस्ट सीरीज वगैरह डरने की ज़रूरत नहीं है, न किसी चुनौती से डरने की ज़रूरत है। कोई चुनौती हमारे जीवन में इतनी बड़ी नहीं है जो हमको हिला सके। एकदम मजबूती लगे रहना है और अप्स एंड डाउन्स आएंगे, डिमोटिवेशन भी फील होगा, हर एक तीसरे दिन लगेगा यार कहाँ हम फलानवा फर्स्ट क्लास मोटरसाइकिल से घूम रहा है, तो वो बैठ के वहाँ मौज कर रहा है, वो मूवी देखने गया, तीसरे दिन लगता है यार कहाँ फंस गए यार। लेकिन हाँ अभी सबके चक्कर में, लेकिन एकदम उससे फिर आपको बचा के हर दिन पढ़ना है, हर दिन मेहनत करनी है और लगे रहना है और इस विश्वास के साथ। और ये विश्वास मानिए जिस दिन आप सफल होते हैं आपके लोग बहुत खुश होते हैं, तो इसलिए उस समय को, मोमेंट को याद करिए। और एक रहता है कि आपका उद्देश्य क्या है, इस सर्विस में आने के पीछे आप चाहते क्या हैं। जब गांव पे खड़े अंतिम छोर में अंतिम पंक्ति पे बैठे किसान की सहायता आपके मन में रहेगी कि उसके लिए मैं कुछ कर सकूं जीवन में, गांव-गांव गली-गली पगडंडी के लिए आप कुछ कर सके, तो उसके लिए इस सर्विस में आने का उद्देश्य रहेगा। तो बाकी छोटी समस्याएं हैं वो आएंगी चली जाएंगी, तो दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर, जैसे बात करें हमारे पास बहुत सारे ये भी कमेंट्स आते रहते हैं, जैसे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे कैसे मतलब रूबरू हुआ जाए, कैसे उनसे मुलाकात की जाए, तो अगर आपका कोई मतलब माध्यम हो जिससे बच्चे मतलब आपके थ्रू आपसे जुड़ पाएँ, तो कोई माध्यम हो तो वो बताएं। हाँ, चूँकि अब हम लोग सेलेक्ट हो गए हैं तो अब एक दायित्व तो बनता है कि हम लोग जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके 23 साल की एज में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, उस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं अगर दूसरे प्रयास में, तो हम लोग का दायित्व तो बनता है कि उस स्ट्रेटजी को शेयर करें, वो तरीके को शेयर करें। और चूँकि मैं 5 साल से पढ़ाता भी रहा हूँ, तो अलग अलग कोचिंग संस्थानों में, वर्तमान में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था, सिविल सर्विसेज वालों को ही पढ़ा रहा था, तो वह गाइडेंस हमारा लगातार जारी रहेगा। तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया है। भाई साहब हैं, एक चैनल उन्होंने शुरू किया कबीर, चूँकि मैं संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ, तो कबीर दास जी बहुत ही सबके लिए बड़ा पूजनीय है, सब लोग उनसे सीखते हैं। तो कबीर सिविल सर्विसेज के नाम से है, हमारा यूट्यूब पे पेज है, वहाँ से जुड़े रहें आप हमसे। और आप तो हमें 24 घंटा डिस्टर्ब कर सकते हैं, कोई छात्र रहे, अगर आप तैयारी के लिए गंभीर हैं तो आप रात के 2 बजे फ़ोन करिए, आपकी कोई समस्या अगर ऐसी हो तो हमारे पास आप सहायता के लिए फ़ोन कर सकते हो। इमरजेंसी रहे तब, नहीं तो 12 बजे तक सामान्य जगते ही हैं। इमरजेंसी में 2 बजे फ़ोन करिए, हम आपकी सहायता करेंगे।
तो कबीर सिविल सर्विसेज के नाम से पेज है यूट्यूब पे, वहाँ के माध्यम से हम बच्चों की पूरी सहायता करेंगे और हमेशा जुड़े रहेंगे। और जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमसे हो पाएगा आपके एग्ज़ाम निकलवाने के लिए, बच्चों की सहायता के लिए, वो किया जाएगा। तो वहाँ के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों सर के चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और चीज़ें जान सकते हैं कि क्या मतलब रणनीति, क्योंकि हम लोग तो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आधे घंटे के वीडियो में पूरी चीज़ें कवर नहीं की जा सकती हैं। और आप जैसे हर वीडियो में बताते रहें कुछ ना कुछ चीज़ें, तो वो मतलब आप लोग को जानने सीखने को मिलेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला। अरे बहुत धन्यवाद आपका। और आप ये जान लीजिए कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चे तक ये पहुंच रहे हैं और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और यह बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी जा रही बच्चों के बीच में कि अरे यार फलानवा कर सकता है तो हम काहे नहीं कर सकते हैं, वही चीज़ है। तो यह पहुंचा रहे हैं आप लोग, और आपको बहुत धन्यवाद। आपके चैनल देखने वाले सभी श्रोताओं को बहुत धन्यवाद, इतना देर सुनने के लिए बहुत आभार, और सभी को हमारा हृदय से प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग को एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।